हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम लोग इम्पॉर्टेंट थ्योरम, रोटेशन थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आता है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। पहले सीखेंगे कैसे करते हैं रोटेशन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, और फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में जैसे मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग Z1 और Z2 लेते हैं इस तरीके से, और मैं अभी ये पोलर फॉर्म में ले रहा हूँ। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कह सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि ई का पावर आयोटा थीटा क्या होता है। तो ई का पावर आयोटा थीटा होता है आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, और आर इसमें जो यूज़ हुआ है उसका मॉडुलस है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो आर ई का पावर आयोटा थीटा फॉर्म में हम लोगों ने इसको लिखा है, Z1 को और Z2 को। इसका मतलब मॉडुलस R1 है, मॉडुलस R2 है दोनों का, और आर्ग्यूमेंट जो है उनका θ1 और θ2 है। ठीक है, तो यू कैन सी इन दिस फिगर Z1 और Z2 जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका ये लेंथ R1 होगा, ये R2 होगा OQ डिस्टेंस, और ये डायरेक्शन थीटा एंगल पे बना हुआ है, θ1 और θ2 एंगल पे। ठीक है, विद द रियल एक्सिस, और ये इमेजिनरी एक्सिस है। और अब हम लोग प्रोडक्ट को प्लॉट करना चाहते हैं इस आर्गन प्लेन पे कि Z1 Z2 प्रोडक्ट कितना आ रहा है। तो Z1 Z2 अगर आप कैलकुलेट करें दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ एक दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस आ रहा है। तो दोनों के मॉडुलस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो लेंथ लेना पड़ेगा आपको इस वेक्टर का, ओ आर वेक्टर का लेंथ R1 R2 लेना पड़ेगा। और आप ये जानते हो ई का पावर आयोटा थीटा वन आयोटा थीटा टू जब मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल जो आएगा आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ द न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 वो θ1 θ2 दोनों जोड़ के आएगा। ठीक है, तो एंगल हम जोड़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम ऐसे जोड़ करके एक्स्ट्रा एंगल ले करके और मॉडुलस ले करके नया R1 R2 हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 इस पॉइंट से मिला। तो मेनली क्या हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करा तो मॉडुलस मल्टीप्लाई हुआ और आर्ग्यूमेंट ऐड हुआ। ठीक है, लेट अस सी एन एग्जांपल। सपोज करो हमें Z2 इक्वल टू Z1 ई का पावर आयोटा अल्फा प्लॉट करना है। तो इसमें क्या होगा कि Z2 का जो मॉडुलस है आपको ये समझना चाहिए, Z2 का मॉडुलस कितना आया है, Z1 का मॉडुलस इंटू ई का पावर आयोटा अल्फा का मॉडुलस जो कि 1 होता है। दैट मीन्स कि Z2 और Z1 का मॉडुलस सेम आएगा। दैट मीन्स इस समय आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस चेंज नहीं होंगे, Z1 Z2 का मॉडुलस सेम रहेगा, एंगल में चेंज आएगा। तो Z1 का जो अपना एंगल होगा, मान लीजिए इसी फॉर्म में है तो θ1 एंगल होगा, तो θ1 एंगल में अल्फा एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और मॉडुलस मेंटेन होगा। तो दैट कैन बी सीन इन दिस फिगर। मान लीजिए कि Z1 अपने एक θ1 एंगल पे इन्वॉल्व था, प्रेजेंट था यहाँ पे, और ये उसका अपना मॉडुलस था। उसी मॉडुलस का ये मॉडुलस बनेगा और ये हमें एक तरीके से रोटेशन दे रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो OP हैज़ बीन रोटेटेड टू बिकम OQ, लेंथ हैज़ नॉट बीन चेंज्ड। आपका ये एंगल अल्फा इंक्रीज किया गया है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका अल्फा इंक्रीज किया गया। इफ अल्फा इज पॉजिटिव वो हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, अल्फा नेगेटिव होगा क्लॉकवाइज के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पोजीशन को ऑरिजिन के अबाउट रोटेट करना हो तो आपको सिंपली ई का पर आयोटा अल्फा मल्टीप्लाई करने से रोटेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर 90 डिग्री रोटेट करना है तो 90 डिग्री रोटेट करने के लिए आप सॉल्व करते हैं एज एन एग्जांपल। तो Z2 इक्वल टू Z1 ई का पर आयोटा पाई बाई 2 करते हैं, है ना, और उसके रोटेशन से ये ई का पर आयोटा पाई बाई 2 आयोटा होता है तो ये आ जाता है। तो Z2 इक्वल टू Z1 आयोटा का केस अगर कोई मल्टीप्लाई करता है तो उसका मतलब ये होता है कि एक पोजीशन जो Z1 ये था राइट एंगल पे ये बनेगा, राइट एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करके, और ये पॉइंट Z2 आ जाएगा। समझे बात को आप? और लेंथ हैज़ नॉट बीन चेंज, लेंथ मेंटेन रहेगा, एंड दिस रोटेशन इज अबाउट ऑरिजिन। ठीक है, यू कैन सिमिलरली यूज अदर एंगल्स। तो उसके हिसाब से आपको ये फैक्टर जो है काम करता है, जितने एंगल पे आपको रोटेट करना है उस फैक्टर को उतना आप उसमें मल्टीप्लाई कर लो ई के पावर आयोटा में। ठीक है, नाउ इसमें से निकल के आता है अब एक एडवांस थ्योरम दैट इज योर रोटेशन थ्योरम। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कोनीज मेथड। तो इसमें क्या हो रहा है वो इस फिगर में हम लोग एक मोटा मोटा समझा देता हूँ, फिर इसको मैं प्रूव करता हूँ। तो इसमें देखो क्या है कि जो पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन है वो ए है। Z0 के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं दो वेक्टर्स को, एक वेक्टर ये लिया हमने AP और उसको टर्न करके हमने बनाया है AQ।
तो इसका जो पॉइंट था Z1 और ये Z2, इनको आपस में कोरिलेट करना है हमें विद द हेल्प ऑफ फ्यू थिंग्स। क्या क्या चीज़ें लगानी है उसमें? एक तो एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, है ना, और ये सेंटर ऑफ रोटेशन Z0 रहेगा, और इन दोनों का लेंथ चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो उसका लेंथ रेशियो भी हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे देखो आप फॉर्मूला क्या बन रहा है, Z2 माइनस Z0, मतलब ये जो वेक्टर है Z2 माइनस Z0, ये फाइनल वेक्टर है। फाइनल वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, AQ अपॉन AP, मतलब AQ मीन्स ये फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ का रेशियो हो गया, इंटू Z1 माइनस Z0, मतलब वो इनिशियल वेक्टर हो गया ये Z1 माइनस Z0, और E का पराटा अल्फा जो हम लोग एंगल घुमाने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसको मैं अभी इस्टेब्लिश करता हूँ कि ये किस तरीके से ये फॉर्मूला हमारे सामने आया है। तो हाउ डू वी प्रूव दिस? तो सबसे पहले ये आपका मान लीजिए ये पोजीशन था A का Z0, ये Z1 था, और इसको रोटेट करके हमने बनाया है Q, ये पॉइंट Z2 है, ठीक है, और एंगल ऑफ रोटेशन हमने अल्फा लिया है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। लेंथ इन दोनों का मैचिंग नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसमें जनरली कि यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लेते हैं और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, ठीक है। और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होगा, अगर इधर का यूनिट वेक्टर लेते हो आप तो वो आएगा आपका Z1 माइनस Z0, ये आपका यूनिट वेक्टर इधर का आ गया, ठीक है। और जो फाइनल डायरेक्शन वेक्टर है जिस डायरेक्शन में, उसका यूनिट वेक्टर कितना आएगा, यूनिट वेक्टर इसको मॉडुलस से डिवाइड कर लेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और इधर की तरफ जो लेंथ है वो आ रहा है Z2 माइनस Z0 वेक्टर, और उसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए ऐसा हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। वंस इट इज लाइक दिस, अब इस यूनिट वेक्टर को रोटेट करके लेंथ तो मेंटेन करना है, जैसे हमने देखा था पिछले स्लाइड में कि ई के पर आयोटा अल्फा गुना कर देने से ये वेक्टर यहाँ से निकल के टर्न लेकर यहाँ आ जाएगा अबाउट दिस पॉइंट। तो ये हम लोग ई का पर आयोटा अल्फा कर देंगे, तो इससे रोटेशन ले लेगा और ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वेट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस वेक्टर हैज बीन टर्न टू बिकम द सेम वेक्टर हियर लेंथ वाइज, और एंगल जो है आपका अल्फा टर्न ले लिया है, ठीक है। अब उसमें से आप नोटिस करो कि ये जो लेंथ है ये क्या है, Z2 माइनस Z0, ये लेंथ Z2 माइनस Z0 ये बेसिकली AQ लेंथ है, और ये आपका Z1 माइनस Z0 ई का पावर आयोटा अल्फा, ये आपका है नीचे AP लेंथ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैड रिटन, Z2 माइनस Z0 इज इक्वल टू AQ अपॉन AP, Z1 माइनस Z0 ई का पावर आयोटा अल्फा, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये आपका फॉर्मूला जिसको हम लोग कोनिस मेथड कहते हैं। अब इसमें लर्न क्या क्या करना है, ये जो फैक्टर यहाँ लगा रहे हो आप, ये बेसिकली क्या है, ये फाइनल लेंथ है, मतलब जो वेक्टर का फाइनल मॉड्यूलस आएगा वो, और ये इनिशियल लेंथ है, ठीक है। और आप इसमें जो वेक्टर्स लिखोगे आप कैसे लिखोगे, Z0 से Z1 की तरफ और Z0 से Z2 की तरफ, है ना। तो ये जो वेक्टर लिखना है आपको, घटाने में क्या करना है, Z1 माइनस Z0, और इधर जो घटाना है आपको Z2 माइनस Z0 घटाना है। और ये जो है ये रोटेशन का फैक्टर है, ई का पावर आयोटा अल्फा वो घुमाने के लिए। तो आपका यहाँ लेंथ एडजस्टमेंट हो गया, और इनिशियल वेक्टर हो गया, और ये आपका एंगल हो गया, ठीक है। तो उससे आप ये वाला वेक्टर को इक्वेट कर पाओ। फिर यहाँ से आप जब Z0 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपका Z2 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको Z2 निकालना होता है, तो उसके लिए आप उसमें Z0 उधर ट्रांसफर कर, तो तीन चीज़ जरूरत पड़ेगी, एक तो एक ये एंगल, और ये लेंथ रेशियो फाइनल अपॉन इनिशियल, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Let us see this question. Let OAB, OPQ be two right isosceles triangles. Okay. So let me draw them first. पहले तो मैं OAB बना देता हूँ इधर, एंड OPQ, तो O तो सेम मैच कर रहा है, तो उसको इधर बना देता हूँ एक। ये दोनों आपस में आइसोसेलेस है, सॉरी आपस में मतलब लेंथ वाइज तो बराबर नहीं है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं ये, ठीक है, और राइट एंगल्ड है। अब इनमें क्या डिस्कशन चल रहा है, एक तो AP AQ BQ के लेंथ के बारे में बात हो रही है, A से P तक का दूरी और B से Q तक की दूरी, और दूसरा इनके परपेंडिकुलर होने की भी बात हो रही है ऑप्शंस में कि कौन से डायरेक्शन में परपेंडिकुलर चल रहा है। तो लेट अस डिस्कस इट लाइक दिस। इसको मैं ऑरिजिन मान लेता हूँ,
ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, ध्यान रखना। ए बी सी में उनके लेटर्स को यूज़ कर रहा हूँ टू गेट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो उनका फिक्स है आर्गन प्लेन। ये सब आर्गन प्लेन पे डिस्कस हो रहा है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था आपसे कि कोई वेक्टर को इधर से इधर रोटेट करना है आपको, तो बी निकालने के लिए क्या टूल है आपके पास, हाउ टू फाइंड बी। तो बी माइनस जीरो, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू ए माइनस जीरो, दैट इज लाइक दिस। लेंथ बराबर है तो लेंथ का रेशियो तो 1 ही है, और एंगल है आपका ई का पर आयोटा π/2, ठीक है। तो इसका मतलब आपका हो गया ए आयोटा। तो राइट एंगल पर टर्न लेने के लिए बी हो जाएगा ए आयोटा, है ना। ऐसे हमने इसको घुमाया एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर इसको घुमाते हैं ऐसे अबाउट ऑरिजिन, तो उससे हम लोग को मिलेगा Q इज इक्वल टू सिमिलरली क्यू पी आयोटा, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग इसमें AP और BQ के बारे में सोचते हैं, है ना। तो AP वेक्टर और BQ वेक्टर, तो BQ कितना दिख रहा है आपको, अगर ध्यान से देखें आप BQ वेक्टर, तो BQ वेक्टर को अगर देखना चाहते हैं आप, तो ये आ रहा है आपका Q माइनस बी, उल्टा घटाते हैं हम लोग Q माइनस बी, ठीक है। और जो AP वेक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है P माइनस ए, राइट। अब QB को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, दोनों को यहाँ रख दें तो P माइनस ए आयोटा बन जाएगा, ठीक है। तो P माइनस ए आयोटा, और यहाँ पे आपके पास P माइनस ए दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि BQ वेक्टर को अगर हम देखें ध्यान से, BQ वेक्टर, तो उसको किस तरीके से आपने मैनेज किया है। BQ वेक्टर को आपने मैनेज किया कैसे, Q माइनस बी इज इक्वल टू P माइनस ए आयोटा। तो ये आप देखो एक तरीके से ये जो आयोटा है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि रोटेशन हुआ है उसमें ई का पावर आयोटा π/2 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो BQ वेक्टर है, ये जो BQ वेक्टर का ये कैलकुलेशन है कॉम्प्लेक्स के हिसाब से, और ये है आपका AP के हिसाब से, तो आपस में 90 डिग्री पे फ़र्क है। इसका मतलब ये हो गया कि BQ इज परपेंडिकुलर टू AP, ये पता चल गया। तो ये BQ इज परपेंडिकुलर टू AP, तो ये ऑप्शन तो आ गया, ठीक है। दूसरा, अगर आप मॉडुलस में वर्क करना चाहते हैं तो इसी स्टेटमेंट में आप जाएं और मॉडुलस लगा लें दोनों तरफ। तो मॉडुलस Q माइनस P कितना हो जाएगा, राइट साइड में जो ये क्वांटिटी है इसका मॉडुलस कितना आएगा, P माइनस ए मॉडुलस आएगा, बिकॉज आयोटा का मॉडुलस 1 होता है। तो आपका ये मॉडुलस भी मैच कर रहा है। इसका मतलब BQ एज अ लेंथ इज ऑल्सो मैचिंग विथ AP, तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। तो दीज आर द 2 ऑप्शंस। ये तो वैसे से लिखा हुआ है लेकिन इसका कोई खास काम नहीं है। ये Q और BP आप चेक करना चाहें तो आप देख लें, Q माइनस ए और B माइनस P बराबर होने का तो कोई संकेत दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये तो जनरल पोजीशंस हैं इनके। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट, ठीक है। तो आपको एक रोटेशन मिल गया यहाँ से और लेंथ भी वहाँ से मिल गया। इज इट फाइन। तो राइट एंगल प्रूव हो गया और लेंथ वाइज भी बराबर प्रूव हो गया। Now Z1 Z2 are two given vertices of a parallelogram ABCD described anti-clockwise, और एक एंगल दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, और ये लेंथ रेशियो भी दिया हुआ है। तो लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। तो सपोज करो आपका ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये आपका हो गया। मैं लेटर्स यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने Z1 दिया है तो इसको मैं Z1 लिख देता हूँ, B Z2 C Z3, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे हम लोग को मार्किंग करनी है अपने वर्टिसेस की आर्गन प्लेन पे। सब आर्गन प्लेन पे डिस्कस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, लेंथ रेशियो में क्या दिया हुआ है इसमें, AB डबल है, ये डबल है इन कंपैरिजन टू दिस, और ये एंगल दिया हुआ है π/4, और सिंस ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोग का π/4 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले ये रोटेशन दूंगा AB टू AD, तो ये मेरा रहेगा फाइनल पोजिशन, ये रहेगा मेरा इनिशियल पोजिशन, है ना। और ये दो वेक्टर्स हम लोग यहाँ जनरेट करेंगे। तो फाइनल वेक्टर को लिखते हैं हम लोग कोनीज मेथड से, रोटेशन थ्योरम से। तो Z4 माइनस Z1, ये सेंटर ऑफ रोटेशन ये रखूँगा, इज इक्वल टू लेंथ रेशियो। तो लेंथ रेशियो 1 और 2 का है। आप ऑर्डर देख लो ध्यान से, फाइनल 1 है और ये इनिशियल 2 है। आप यहाँ से देखो, आप AB 2 दिख रहा है, BC 1 दिख रहा है। तो BC 1 दिख रहा है, आप पैरेललोग्राम में समझना चाहिए आपको कि ये अगर 2 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, तो ऑब्वियस AB 1 दिखेगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो लेंथ वाइज ये दिख रहा हूँ मैं, एक्चुअल लेंथ तो नहीं है, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी चल रही होगी। तो हाफ आ गया,
और इनिशियल वेक्टर क्या था आपका z2 माइनस z1, ये वेक्टर था इनिशियल। इसको आपने घुमाया e का पावर आयोटा पाई बाई 4, ठीक है। तो इससे आपको z4 मिलने वाला है। अब z1 z2 तो हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये गिवन है क्वेश्चन में, तो उसी के टर्म्स में हम लोग आंसर लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हाफ z2 माइनस z1, और इसको आप cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 लिख करके और आगे बढ़ के सिंप्लीफाई कर लोगे आप। तो ये कितना हो जा रहा है z1 प्लस z2 माइनस z1 अपॉन ये तो ये 1/√2 ये देंगे, तो 1 प्लस आयोटा बाई√2 वहाँ से आएगा और यहाँ 2 है तो 2√2 यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर डी दिख गया आपको। वी हैव गॉट द पॉइंट डी नाउ, है ना। वर्टेक्स डी हैज़ बीन फाउंड इन टर्म्स ऑफ z1 z2, ऑलराइट। फिर उसके बाद अब डिस्कशन ये चलेगा कि z3 कैसे निकलेगा। तो z3 देखो क्या है, फिर से एक रोटेशन आदमी ले सकता है ऐसे, इस तरीके से। आप ये पता है आपको कि कॉम्प्लेक्स ये पैरेललोग्राम में ये पाई4 है तो ये 3π/4 होगा, बट सिंस ये क्लॉकवाइज है तो इसको हम -3/4 मानकर रोटेट करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये आइडिया है, उसके हिसाब से मैं लिख देता हूँ। तो सी पाने के लिए आप क्या करोगे, z3 इज इक्वल टू, रोटेशन कितना ले रहे हो आप, z2 के अबाउट, तो z3 माइनस z2 ये हमारा फाइनल है। z3 माइनस z2 इज इक्वल टू लेंथ रेशियो, तो 1/2 है। फिर से मैं ये वेक्टर रोटेट कर रहा हूँ फिर से। अभी ध्यान देना, आप वेक्टर को जब भी आप लेते हो तो मान लो इस पॉइंट से बैठ करके दोनों आउटवर्ड गोइंग ले रहे हो, तो इधर से आप ऐसे ले रहे हो तो फिर इधर से ऐसे लेना पड़ेगा। इस पॉइंट ऑफ रोटेशन को आप बी मानते हो तो दोनों तरफ से आउटवर्ड गोइंग लो या दोनों को इनवर्ड गोइंग लो, अदरवाइज साइन विल बी ए प्रॉब्लम। तो आपका इधर से आउटवर्ड गोइंग है और ये आपका यहाँ से भी इधर से आउटवर्ड गोइंग है, तो z1 माइनस z2 हो जाएगा, ठीक है। और एंगल ऑफ रोटेशन कितना था, -3π/4 बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज, तो e का पावर माइनस आयोटा 3π/4। तो यहाँ से आप c निकाल सकते हो z3 के नाम पे, बट इससे एक ईजियर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि आपको पता है कि इन अ पैरेललोग्राम आई कैन गिव यू अ सिंपल ऑल्टरनेटिव। वंस वी हैव फाउंड d, हम क्या करेंगे कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट होते हैं वो मैच करते हैं, इजंट इट, डायगोनल्स के मिड पॉइंट मैच करते हैं। तो अगर इधर से मैं चेक करूँ z3 प्लस z1/2, इसका जो मिड पॉइंट होगा m, वो इधर से मैच करेगा z2 प्लस z4/2, ठीक है। तो यहाँ से आप z3 सॉल्व करना चाहो तो वेल एंड गुड, z4 माइनस z1, और z4 माइनस z1 की वैल्यू कहाँ से ले आओगे, यहाँ से ले आओ और उसकी वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दैट इज अनदर ऑप्शन। तो इसका अल्टरनेटिव ये भी है ना। यहाँ आपने रोटेशन करके किया है, क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ दिया है, और उसमें आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट से आराम से निकल जाएगा। तो अगर आप इसको ले आते हो यहाँ से तो ये 1/2√2 हो जाएगा, z2 माइनस z1 1 प्लस आयोटा। समझ के बात को। तो दिस इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव फॉर गेटिंग सी, है ना। यहाँ पे भी सी निकल सकता था और यहाँ पे भी सी निकल जाएगा। इज इट ओके? आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो आपके पास अगर रोटेशन करने की इच्छा है तो आप रोटेशन कर लो, और नहीं तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो। Now let us see this example. आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी, और वर्टिसेस के नाम एज यूजुअल ऑर्डर में है। तो एक बार मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ फिगर। ये आइसोसेलेस है, लेंथ्स आर इक्वल, ये सी पे राइट एंगल है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि आपको जब लेंथ मान लीजिए ये 1 है, ये 1 है, तो ये लेंथ कितना रहेगा, √2 रहेगा। तो लेंथ की कोई इशू नहीं है, एंगल का भी कोई इशू नहीं है। आपका ये एंगल सब π/4 हो जाएंगे, राइट एंगल है तो, आइसोसेलेस है तो हम लोग इसमें दो तरह का रोटेशन देना चाहते हैं। एक तो इधर से रोटेशन देंगे और एक यहाँ से रोटेशन देंगे, इस तरह से इधर से। दोनों मैंने एंटी क्लॉकवाइज मार्क किया, आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसका रोटेशन कैसा चलेगा, फाइनल ये है, ये z2 है, ये सॉरी, तो z2 माइनस z3 ये फाइनल वेक्टर है। इनिशियल वेक्टर आपने लिया है z1 माइनस z3, और रोटेशन π/2 का है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। और जो सेकंड रोटेशन अबाउट बी करूंगा उसमें मैं ये वेक्टर आउटवर्ड गोइंग ऐसे लूंगा यहाँ से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल मेरा रहेगा z1 माइनस z2 इज इक्वल टू
Z3 माइनस Z2, इसको मैं घुमा रहा हूँ, तो लेंथ रेशियो एक चाहिए फाइनल अपॉन इनिशियल का, तो लेंथ रेशियो आ रहा है √2, यहाँ पे √2 लगाना पड़ेगा। ये रेशियो किसका है? वही जो हमने AQ अपॉन AP शुरू में डिस्कस किया था, लेंथ रेशियो मतलब फाइनल वेक्टर और इनिशियल वेक्टर का लेंथ रेशियो, तो वो √2 आ गया, और एंगल ऑफ रोटेशन π/4 है, तो ये हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों के हेल्प से हमें वो रिलेशन लाना है। ठीक है, इसमें एक देख सकते हो आप कि ये जो π/2 है और ये π/4 है, इसको मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो ये π/2 बन जाएगा। तो लेट मी स्क्वायर दिस, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2Z3 माइनस Z2 ई का पावर आयोटा π/2 बन जाएगा। ठीक है, फिर आप इस रिलेशनशिप में देखो कि Z1 माइनस Z2 के स्क्वायर की आवश्यकता है, किस तरह के प्रोडक्ट की जरूरत है, तो मैं क्या करूँगा, इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस व्हाट विल हैपन, ये दोनों में आप देखोगे एक फैक्टर यहाँ से कट रहा है, ये फैक्टर इधर से, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो Z1 माइनस Z2 स्क्वायर ये हमारे काम का है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये तो Z1 माइनस Z3 है, वो हमें भी चाहिए, ये वाला फैक्टर। ये जो फैक्टर है और ये फैक्टर उल्टे साइन का है, देख लो आप, तो इसका मतलब इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे और इधर से कैंसिल करोगे आप, तो इसमें एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका Z3 माइनस Z2 इंटू माइनस साइन, है ना, तो माइनस साइन मैं यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ पे, और ये दोनों जो मल्टीप्लाई होंगे ई का पावर आयोटा पाई बनेंगे, है ना। और आपको पता है ई का पावर आयोटा पाई कितना होता है, ई का पावर आयोटा पाई -1 होता है, तो दैट विल एक्चुअली रिमूव दिस माइनस साइन, तो आपका ये एग्जैक्टली जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आपको ये रिजल्ट चाहिए था, Z1 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z2 2 टाइम्स, तो उसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड इट। तो इसमें हमने 2 रोटेशन लिया है, एक बार C पे लिया है, इस वेक्टर घुमा के इधर लाया, और एक इस वेक्टर घुमा के उधर ले गया है, और दोनों के रिलेशन को आपस में यूज करके एलिमिनेट कर दिया हमने ई का पावर आयोटा π/2 को। ठीक है, ABC या वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल विद सर्कम सेंटर ऑरिजिन, तो एक बार मैं फिगर एक बना लेता हूँ। सपोज यू टेक दिस फिगर, A है यहाँ पे, B है और ये C है। ठीक है, और इनके वर्टिसेस के नाम दिए हुए हैं Z2 Z3। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल थ्रू A मीट्स द सर्कम सर्कल अगेन एट P। ओके, तो सपोज आई ड्रॉ दिस ऑल्टीट्यूड, और ये ऑल्टीट्यूड जाकर वापस मिला P पे, ऑलराइट, और वी हैव टू फाइंड द एफिक्स ऑफ P। एफिक्स ऑफ P मतलब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करना है इस पॉइंट का। तो लेट अस यूज सम बिट ऑफ ज्योमेट्री। जैसे ये आप राइट एंगल देख रहे हो, ये एंगल B है आपका, है ना, तो ये एंगल कितना रहा होगा, ये एंगल रहा होगा π/2 माइनस B, राइट। तो इससे मैं रोटेशन में यूज़ करूँगा π/2 माइनस B का हेल्प लूँगा। कैसे लूँगा मैं, आपका सकम सेंटर भी यहाँ मेंशन था, तो सकम सेंटर मान लीजिए यहाँ है O। ठीक है, तो सकम सेंटर यहाँ है, सर्कल का ये सेंटर है, तो आपको पता है कि जो यहाँ पे एंगल बनेगा BP आर्क पे, जो एंगल सर्कम्फ्रेंस बनेगा उसका डबल बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ कितना एंगल बन रहा है, π-2B, डबल ऑफ वट एवर वी हैव देयर सर्कम्फ्रेंस पे, तो ये एंगल हो गया। तो ये तो देखो सेंटर है, तो लेंथ तो चेंज नहीं होगा, लेंथ तो रेडियस दोनों का सेम ही रहेगा, OB और OP विल बी इक्वल बिकॉज दे आर रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लेंथ में केवल एंगल देखना है ना। तो मैं ये लिखता हूँ पहले रोटेशन OP तक जाऊंगा मैं, OP जाने का मतलब O मैंने ऑरिजिन मान लिया है, सपोज करो, नहीं ये तो क्वेश्चन में गिवन भी था। तो Z माइनस 0 इज इक्वल टू Z2 माइनस 0, तो Z2 लिख रहा हूँ, 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, और E का पावर आयोटा π-2B। तो एक रोटेशन हमने दिया इसमें यहाँ पे, है ना। दूसरा हम लोग को अब देखो ध्यान से, रिजल्ट निकालना है इन टर्म्स ऑफ Z1 Z2 Z3। तो एक Z1 और Z3 को भी आपस में कोरिलेट करता हूँ मैं। ठीक है, तो सपोज करो मैं ये वेक्टर को यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, ये लाइन सेगमेंट को, और ये यहाँ ज्वाइन करता हूँ। तो वी वांट टू नो कि हाउ मच इज दिस एंगल बिटवीन एंगल AOC कितना है आपका, ये बताइए।
तो आपका जैसे यहाँ पे सर्कम्फ्रेंस में बी एंगल है, तो ऑब्वियसली एंगल आपका 2B है, राइट। तो AOC इज 2B, ओके। अब हम रोटेशन कैसा देना चाहते हैं, तो रोटेशन हम लोग इधर से दे देते हैं ऐसे, इस वेक्टर को लेकर के। तो नाउ वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम OC टू OA, है ना। तो OC वेक्टर को घुमा करके हम OA बनाएंगे। तो OA का मतलब क्या हुआ, Z1, और OC का मतलब हुआ Z3, और E का पावर आयोटा कितना घुमाया, 2B, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग को देखो B तो एंगल मेंशन नहीं है क्वेश्चन में यहाँ पे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको E का पावर आयोटा 2B को एलिमिनेट करेंगे। कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन को। तो Z1 इज इक्वल टू Z2 Z3, E का पावर आयोटा पाई बचेगा जब अभी दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। E का पावर आयोटा पाई सॉल्व हो जाएगा, -1 आता है वो, तो -Z2 Z3 यहाँ से आ गया, और यहाँ से Z1 नीचे डिवाइड कर देता हूँ, तो दिस विल गिव यू Z, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो जगह पर रोटेशन किया है। एक तो ये वेक्टर OB को घुमा के OP ले गए, और एक बार OC को घुमा के हम लोग OA ले गए, जिसमें हमने एंगल B का यूज़ किया है यहाँ से, लेकिन उसका फाइनली एलिमिनेशन हो ही गया है। तो वी हैव गॉट द रिजल्ट। तो ये आपका रिजल्ट है। Z जो पॉइंट P का एफिक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। इज इट ओके? तो लेट अस प्रोसीड विद सम मोर एग्जांपल्स। अब इस एग्जांपल में देखें, इन द गिवन फिगर OP इज ए डायमीटर। तो ये डायमीटर है सर्कल का, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स मेंशन्ड है, Z1 Z2 Z3 एट द वर्टिसेस PQR। O को हम लोग ऑरिजिन, इसमें मेंशन तो नहीं है लेकिन ऑरिजिन मानते हैं, ये ऑरिजिन ही था, क्वेश्चन में मिसिंग है, ओके। तो हाउ टू गेट थीटा, थीटा के बारे में भी क्वेश्चन में भी मेंशन्ड है कि एक एंगल आपका POQ थीटा है और QOR 2 थीटा है, ये फिगर में गिवन है। उसके बाद हम लोगों का एक रिलेशन यहाँ गिवन है Z2 Z1 Z3 के बीच में, और उससे आपको थीटा निकालनी है, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन। तो हम लोग को यहाँ पे एक नोटिस करनी है बात, क्या रोटेट करेंगे हम लोग। तो एक ऑब्वियस एंगल है कि थीटा ई को हम ले सकते हैं रोटेशन के दौरान, तो उसमें हम लोग OP वेक्टर को घुमा करके बनाएंगे हम लोग OQ, ठीक है। अगर मान लो ये प्लान है हमारा, तो उसके लिए हमें लेंथ रेशियो चाहिए होगा। तो लेंथ रेशियो क्या है हमारे पास, OQ अपॉन OP का लेंथ रेशियो क्या है। तो उसके लिए समझने के लिए क्या करें, सिंस ये डायमीटर था ये लाइन, तो यहाँ पे राइट एंगल बन जाएगा ऐसे अगर ज्वाइन करते हैं तो अगर OP और OQ इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो क्या दिखा रहा है, ये cos थीटा दिखा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम हम लोग यही प्लानिंग सेम रखते हैं इस तरह का कि अगर हम लोग OP को घुमा करके OR बनाएंगे, OP को घुमा करके OR बनाएंगे तो 3 थीटा एंगल हमें घुमाना पड़ेगा, इजंट इट। यहाँ से रिलेटिव आपको 3 थीटा घुमाना पड़ेगा एंगल। तो उस ट्रायंगल में ORP ट्रायंगल में आपको चेक करना है कि OR अपॉन OP हमेशा हम लोग जो घुमाते हैं ना, तो ये इनिशियल रहेगा और वो फाइनल रहेगा। तो फाइनल अपॉन इनिशियल का रेशियो चाहिए होता है, तो ये हो रहा है cos 3 थीटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा बेसिक वर्क हो गया ज्योमेट्री में। अब हम लोग रिलेशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, OP को घुमा कर OQ ले जाते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा Z2 इज इक्वल टू Z1, ये आपका लेंथ रेशियो cos थीटा, और एंगल ऑफ रोटेशन E पावर आयोटा थीटा, ये आपको रोटेट करने का फैक्टर है। उसी तरीके से अगर Z3 चाहिए आपको Z1 के हेल्प से, तो cos 3 थीटा E का पावर आयोटा 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखो एक हिंट सिंपल मिल रहा है, यहाँ 3 थीटा और यहाँ थीटा है, तो इसको क्यूब कर देंगे ऊपर वाले रिलेशन टू एलिमिनेट दिस। इसको मैं क्यूब कर देता हूँ, तो Z2 क्यूब Z1 क्यूब cos क्यूब थीटा E का पावर आयोटा 3 थीटा हो गया, राइट। अब इसमें हम लोग को कुछ मिल जाएगा सपोर्ट, E का पावर आयोटा थीटा यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द टू। तो मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, इस रिलेशनशिप को और इस रिलेशनशिप को डिवाइड कर देता हूँ। तो कैसे लिखूँ, Z2 क्यूब लिखता हूँ मैं पहले ऊपर, और नीचे लिखता हूँ Z3, ये डिवाइड कर रहा हूँ उसके साथ, इज इक्वल टू ये Z1 क्यूब था और Z1 नीचे है, तो Z1 स्क्वायर हो गया cos क्यूब थीटा, और नीचे cos 3 थीटा। तो cos थीटा को हम लोग फॉर्मूला में चेंज कर लेते हैं, cos 3 थीटा का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, और ये तो E का पावर आयोटा थीटा 3 थीटा कट जाएगा, तो आपका ये रिलेशन आएगा। अब उसमें एक चीज़ फ़ायदा यहाँ से मिलेगा आपको, Z2 क्यूब अपॉन दिस, आप इसको इधर ले आओ, तो Z2 क्यूब अपॉन Z3
Z1 स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, इसमें से कॉस थीटा फैक्टर काट दें। कॉस थीटा तो देखो जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे, राइट एंगल तो ये होने वाला केस नहीं है फिगर के हिसाब से, तो कॉस थीटा का फैक्टर एक हम लोग काट देते हैं, तो ये आ रहा है 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है ना, ये यहाँ से हम लोग ले लेंगे Z2 क्यूब अपॉन Z1 स्क्वायर Z3, एग्जैक्टली यहाँ पे ज़रूरत है उसका, तो उसकी वैल्यू को वहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कितना बनेगा वो 3√3 + 5 अपॉन, ये अगर नीचे चला जाएगा तो दिस अपॉन 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका, ये क्वांटिटी जो है इधर से लेफ्ट में आ गया, और इधर आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस क्यूब थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा -3। अब हम लोग को बस सिंपली क्या करना है, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा इसमें, तो मैं कर देता हूँ। इधर से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उधर डिवाइड कर लेता हूँ मैं, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 8 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये नीचे जा रहा है ना, तो उसको मैं रसलाइज भी करूँगा, तो रसलाइज करूँगा तो क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं 3√3 - 5, इनफैक्ट रफली ऐसा समझो कि दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई करा तो इट विल टर्न इनटू 2, है ना, तो नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है ना, आपने चेक करो एक बार, 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 लेफ्ट में गया, 8 कॉस स्क्वायर थीटा, और वो नीचे से डिवाइड होकर के कंजुगेट होकर के ऐसा हो गया। ठीक है, इससे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, ये 4 हो गया। अब हम लोग सारे टर्म्स इधर ले आएंगे कॉस स्क्वायर थीटा का, 4 कॉस स्क्वायर थीटा उधर से भी आ रहा है कॉमन, तो ये आ रहा है 1 - 5 दैट इज 6, 6 - 3√3, थोड़ा आप कैलकुलेशन देख लेना, और इधर से जा रहा है उधर तरफ 3, ये 3 मैंने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप 3 कैंसिल कर लेना, तो कितना आ रहा है इसमें से 3 कैंसिल करेंगे अगर, और ये 2 - √3 बचेगा, 2 - √3 को उधर रसलाइज करेंगे हम लोग डिवाइड करके, तो 2 + √3 बचेगा, राइट। यूँ समझे कि 3 मैंने कैंसिल कराया पहले इसमें से, तो ये हो गया 2 - √3, फिर मैंने सपोज कर 2 + √3 दोनों तरफ गुना कर दिया, तो इधर 1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये 4 भी बच रहा है। ठीक है, अब 4 कॉस स्क्वायर थीटा -2 क्या बन जाएगा, 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू √3, तो वी गॉट cos 2 थीटा एज √3/2, और इसे हम लोग जो सिनेरियो है राइट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ये थीटा जो है अक्यूट एंगल होगा, तो उसके हिसाब से जनरल सोल्यूशन लिखने के बजाय मैं यहाँ से ले लेता हूँ π/6, तो थीटा विल बिकम π/12, तो दिस इज आवर आंसर। ओके, सो वी हैव फाउंड थीटा व्हेन दिस इज हैपनिंग। तो हमने 2 रोटेशन किया, इसका ध्यान दें, एक यहाँ और एक यहाँ, और इनके बीच में ई का पार्टा 3 थीटा एलिमिनेट करा है, और यहाँ पे जो रेशियो बना है वहाँ पे हम लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया है, उससे कॉस स्क्वायर थीटा में एक इक्वेशन बन गया है, उससे हम लोग को कॉस थीटा मिल गया है। ओके, सिमिलर ट्रायंगल्स आर बीइंग ड्रॉन, इसको थोड़ा एक बार पढ़ लें आप क्वेश्चन के हिसाब से। ABC कोई ट्रायंगल है, तो मैं क्या करता हूँ, इन ट्रायंगल्स को के वर्टिसेस को कॉम्प्लेक्स नंबर्स उनके लेटर्स के हिसाब से लिख देता हूँ मैं, तो स्मॉल लेटर यूज़ कर रहा हूँ फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स ABC, और सिमिलर ट्रायंगल्स आर बीइंग ड्रॉन, तो BCX, तो मान लीजिए यहाँ पे एक BCX बनाया आपने, और बाहर की तरफ बनाया गया है, एक्सटीरियर लिखा हुआ है। उसी तरह से आपने CAY बनाया, CAY, सपोज दिस इज Y, तो सिमिलर का मतलब कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना। सिमिलरिटी के हिसाब से आप देखो ध्यान से, तो ये जो एंगल ऑफ चेंज होगा और ये एंगल होगा, ये सेम होगा, और लेंथ रेशियो भी सेम होगा इसका, साइड्स का जो भी कॉरस्पॉन्डिंग है। एक ये फिगर भी कंप्लीट कर लेता हूँ मैं पहले, यहाँ Z है ABZ, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एंगल मैच करेगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें, तो क्या चाहते हैं हम लोग ये तीनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर चाहते हैं, ये जो बाहर से बने हैं, तो इसका मतलब कि जो CX डिस्टेंस है ना, ये जो BC तो इनिशियल डिस्टेंस है, इसको मैं रोटेट करूँगा ऐसे,
तो CX अपॉन BC जो रेशियो होगा वो किससे मैच करने वाला है? वो मैच करने वाला है AY अपॉन AC and that will also match with BZ अपॉन BA। ठीक है, ये रेशियो हम लोग को मालूम है। सपोज करो इसको हम लोग कुछ लैम्डा मान लेते हैं, है ना, ये गिवन होगा, बट वी डोंट नो राइट नाउ। और ये एंगल भी सबका सेम होगा, ये एंगल ऑफ रोटेशन थीटा होगा सबका। ठीक है, तभी जाके ट्रायंगल सिमिलर बनेंगे। ठीक है, तो लेट अस रोटेट। तो हाउ डू यू रोटेट नाउ? मैं ये रोटेशन यहाँ दे रहा हूँ, अबाउट सेंटर ऑफ रोटेशन C रख रहा हूँ। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर को पकड़ना है C के अबाउट। ठीक है, तो मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ। इनिशियल वेक्टर मेरा रहेगा ये CB और ये रहेगा फाइनल, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में हमें चलना होता है। तो x माइनस सी विल बी इक्वल टू B माइनस C, लेंथ रेशियो इज लैम्डा, है ना, लेंथ रेशियो मैंने लिया है CX अपॉन BC एज लैम्डा, और रोटेशन दिया हमने E का पावर आयोटा थीटा, है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि सबके लिए निकाल लेंगे, बट अभी मैं यहाँ से कुछ निकालता हूँ। x माइनस सी अपॉन B माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा E का पावर आयोटा थीटा। इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, इसका नाम सपोज करो मैं अल्फा दे देता हूँ एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वी हैव अज्यूम्ड इट एज ए, ये पूरा क्वांटिटी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका अल्फा मान लिया मैंने। ठीक है, तो हमारा कहना ये है कि जिस तरीके से आपने इस ट्रायंगल में वर्कआउट किया वैसा ही इसमें भी होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब मैं वो कैलकुलेट करूँगा y माइनस ए अपॉन पॉइंट ऑफ रोटेशन उस समय ए होगा C माइनस ई, तो ये कितना देगा? ये भी उतना ही देगा, अल्फा ही देगा, यही सेम क्वांटिटी आएगी। और सिमिलरली z माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, अब ध्यान रखना हमेशा वेक्टर के बारे में, ये दोनों आउटवर्ड गोइंग सेंटर ऑफ रोटेशन फिक्स करके दिमाग में करना है, इज इक्वल टू ऑल्सो अल्फा। तो ऑल दिस थ्री आर अल्फा नाउ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? सेंट्रॉइड्स मैच कराने हैं दोनों ट्रायंगल्स के। कौन कौन ट्रायंगल के? ABC ट्रायंगल जो ओरिजिनल था उसका सेंट्रॉइड होगा, और जो XYZ जो नया ट्रायंगल बनेगा यहाँ से ज्वाइन करके उसका भी सेंट्रॉइड मैच करेगा, ऐसा इनको प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, XYZ का सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं हम लोग? तो फॉर डूइंग दैट व्हाट वी डू, x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 निकालते हैं हम लोग सेंट्रॉइड के लिए फॉर द न्यू ट्रायंगल। दिस इज हाउ वी फाइंड सेंट्रॉइड। सपोज वी कॉल इट एज G। लेट्स सी, ये G डैश कर देता हूँ। लेट अस चेक कि ये वाला G डैश ABC के ओरिजिनल G से मैच करता है कि नहीं आता। आपको ओरिजिनल G पता है? आपको ओरिजिनल G आपको पता है A प्लस बी प्लस C बाई 3 है ना। तो लेट अस सी कि XYZ का भी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। हमने XYZ इनके कॉम्प्लेक्स नंबर्स माने हैं, आप ये ध्यान रखना इनके स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, तो अब उसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो इसके हेल्प से करेंगे। तो यहाँ से अगर आप x निकालो यहाँ से, तो क्या निकल के आ रहा है? अल्फा टाइम्स B माइनस C प्लस C, ऐसा निकलेगा। ये आपका x निकला, यहाँ से निकाल लो इसके और इसके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और इस पे मैं सिग्मा लिख देता हूँ क्योंकि y और z का भी इसी तरह सेम कैलकुलेशन आएगा, और डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब आप नोटिस करो कि इसमें जो ये पहला वाला सिग्मा है वो तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 दे रहा है, ये पहला वाला। और जो दूसरा है वो साइक्लिक सम है, यहाँ पे पीछे की तरफ देखो, अल्फा b माइनस सी, अल्फा c माइनस ए, अल्फा a माइनस बी, तो इसका सम जीरो हो जाएगा। तो इसका जब सिग्मा करेंगे आप इसका, इस टर्म का, तो टर्म ही नहीं रहेगा, दैट विल बी जीरो। आप उसको लिख के भी देख सकते हो। तो फाइनली व्हाट वी हैव सीन, ये जो G डैश हमने XYZ ट्रायंगल पे निकाला उसका सेंट्रॉइड दैट इज नाउ मैचिंग विथ द सेंट्रॉइड ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल ABC। इसमें आपने क्या सीखा कि जब आपका सिमिलर ट्रायंगल्स का मैनेजमेंट करना है, तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आपको x माइनस सी अपॉन बी माइनस सी का एक रेशियो कांस्टेंट आएगा। तो तीनों ट्रायंगल्स के लिए 1, 2 और 3, इन तीनों ट्रायंगल्स के लिए हम लोगों का वो कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा मैचिंग रहेगा। ठीक है, नाउ देयर इज अ सिमिलर क्वेश्चन लाइक दिस। क्वाड्रेट्रल ABCD है और एक्सटीरियर में हमें स्क्वायर्स इस बार कंस्ट्रक्ट करना है। तो लेट अस डू इट। एक क्वाड्रेट्रल में बना देता हूं मैं ऐसे, और इस पे स्क्वायर्स कंस्ट्रक्ट करना है हम लोग को। तो A B C D है,
और इसमें सब तरफ एक एक स्क्वायर बना देते हैं हम लोग। ठीक है, इट इज लाइक दिस। ओके, दीज आर 4 स्क्वायर्स। तो इसका ये सब डायमेंशंस मैच कर रहे होंगे, इसका ये डायमेंशन इससे मैच कर रहा होगा। इट इज लाइक दिस। ओके, तो सभी अपने अपने साइड से मैच कर रहे होंगे। और उसमें इन्होंने क्या डिस्कस किया है कि जो चारों स्क्वायर्स हैं उनके सेंटर्स x1 है। मतलब ये होगा कि सपोज करो ये डायगोनल में लेता हूँ, इसका मिड पॉइंट में ले लेता हूँ, तो ये x1 इसका सेंटर है। सिमिलरली यहाँ x2 होगा, यहाँ x3 होगा, यहाँ x4 होगा। ठीक है, फॉर द 4 स्क्वायर्स, ये सब उनके सेंटर्स हैं। नाउ वी हैव टू रिलेट दीज नाउ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेटर्स यूज कर लेता हूँ ABC। वैसे जैसे ये सभी के कैपिटल लेटर्स तो पॉइंट्स हो गए नाम, और उनके स्मॉल लेटर्स में यूज कर लूंगा फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो आपको सपोज करो ये A है, ये B है, तो उसके हेल्प से हम ये x1 कैसे निकालेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात है कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट को मैं M नाम दे देता हूँ 1 मिनट के लिए, तो आपका ये रोटेशन कैसा हुआ है, राइट एंगल स्क्वायर है, लेंथ वाइज इक्वल है, तो आपको क्या करना है, उस वेक्टर को रोटेट करके वहाँ ले जाना है। तो m माइनस बी विल बी इक्वल टू, m माइनस बी आउटवर्ड लेना है, इधर से भी आउटवर्ड लेना है, तो a माइनस बी, और राइट एंगल घुमाने के लिए e का पावर आयोटा पाई बाई 2, जो कि आप सिंपली आयोटा लिख लो, e का पावर आयोटा पाई बाई 2 इज सिंपली आयोटा। ओके, ये लिख लो। तो इसका बाद m आपको मिल गया b प्लस a माइनस बी आयोटा। नाउ सिमिलरली अगर, अच्छा अभी सिमिलरली बाद में करेंगे, अभी हम लोग m निकल गया तो x1 निकाल लेता हूँ मैं। तो 2x1 क्या होगा, बेसिकली इसका मिड पॉइंट है ये, तो दिस प्लस दिस बाई 2 विल बी x1, तो x1 विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस बाई 2 करते हैं, a और m को जोड़ देते हैं, तो इसमें a जोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, तो इससे मैंने s जनरेट कर लिया। सिमिलरली वी कैन जनरेट द अदर्स। तो उसमें करना क्या है, एक बार देख लें आप प्लान। 2x2 के लिए आप क्या करोगे, आपने ये दोनों जोड़ा था तो यहाँ पे ये दोनों जोड़ना पड़ेगा, तो b प्लस सी प्लस, अच्छा a माइनस बी का मतलब आउटवर्ड गोइंग यहाँ से ले रहे थे हम लोग ऐसे, जहाँ पर रोटेट कर रहे थे, यहाँ पे हमने रोटेशन कहाँ किया होगा, मे बी यहाँ किया होगा हमने। ठीक है, तो उसमें हम लोग लिखेंगे b माइनस सी। ठीक है, तो b माइनस सी आयोटा। सिमिलरली 2x3 विल बी इक्वल टू, इस साइड में आ जाए c प्लस डी प्लस c माइनस डी आयोटा, और एक यहाँ पे आ जाए x4 निकालने के लिए, 2x4 इज इक्वल टू a प्लस डी प्लस, इसमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या रखेंगे हम लोग, मुझे लगता है d प्लस ये डिस्कस करना चाहिए था, ऐसे हम रोटेशन करेंगे तो d माइनस ए होगा ये, तो d माइनस ए आयोटा। वो सब देखना पड़ेगा आपको, एक बार चेक कर लें आप किस तरह से कर रहे हो, जिस पॉइंट पे बैठ कर रोटेशन दे रहे हो आप उसके हिसाब से आप लिखो इसको ए और डी के हेल्प से। ठीक है, जब रोटेशन करोगे इसमें तो पहले आपको इस वेक्टर को घुमा के इधर ले आना पड़ेगा, तो डी माइनस ए लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना, ऑलराइट। नाउ वंस वी हैव गॉट ऑल दिस, अब हम लोग क्या करते हैं, इन वेक्टर्स को जनरेट करते हैं, जो x1 x3 और x2 x4 वेक्टर्स हैं, इनको जनरेट करते हैं। तो पहले x2 माइनस x4 निकालता हूं मैं, तो घटा देता हूं मैं इनको, ये वेक्टर निकालता हूं पहले मैं, ये वेक्टर पहले निकालता हूं। ठीक है, तो x4 माइनस x2 करता हूं मैं। तो सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट this vector x2 x4, what will I do, x2 x4 वेक्टर की बात करते हैं अगर हम लोग सपोज करो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे x4 माइनस x2 को, तो वो बेसिकली इन दोनों को घटाने से आ जाएगा, तो 2 भी साइड में रख लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तो आपको x4 में से ये घटाना है, तो a प्लस डी माइनस बी प्लस सी, ये तो आपका बिना आयोटा वाले टर्म्स है, और आयोटा वाले टर्म्स क्या आ रहे हैं, प्लस आयोटा टाइम्स दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस में जो प्लस वाला है पहले लिख देता हूँ, सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी, ये टर्म्स आपके आ गए x2 x4 का। सिमिलरली विल फाइंड, एक वेक्टर ये निकाला हमने और एक वेक्टर ये निकाला, दो वेक्टर हम लोग निकालेंगे और देखते हैं इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो x1 x4, उसके लिए क्या करता हूँ मैं, x1 x3 वेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 टाइम्स
x3 माइनस x1 करके निकालता हूँ, ठीक है। तो आप इसमें क्या देखोगे, यहाँ पे x3 और x1 घटाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा c प्लस डी माइनस a प्लस बी, ठीक है। ये और ये हमें घटाना है इस बार, इन दोनों को इस बार घटाना है, और प्लस आयोटा टाइम्स b प्लस सी माइनस में कौन कौन चीज़ें आ गई, a आ गया और d आ गया, तो a प्लस माइनस लिख देता हूँ माइनस d, ठीक है। अब आपको एक चीज़ देखना है इसमें कि यहाँ एक्टिविटी क्या पूछा गया है, राइट एंगल के बारे में कुछ बात हो रही है। तो इसमें हम लोगों ने देखा है कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर पे कि Z2 अगर Z1 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई करता है तो राइट एंगल बनता है। तो उस तरह का कुछ एस्पेक्ट हमने यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस से कि इसको और इसको आपस में कैसे कोरिलेट करेंगे हम लोग। देखिए आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे ये टर्म को देखो ध्यान से और इस टर्म को देखो ध्यान से, ये काफ़ी मैचिंग लग रहा है देखने में। सिर्फ उसमें मैं क्या करूँगा, आयोटा कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ, या माइनस आयोटा कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ, तो उससे वो मैच कर जाएगा। तो कैन यू सी कि अगर मैं इसमें से, क्योंकि ये टर्म तो हमारे पास वहाँ दिख रहा है, तो अगर सपोज करो ये टर्म और उस टर्म में रिलेशनशिप देखो तो आयोटा का ये मल्टीप्लिकेशन से वो आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो क्या हम लोग ये देख पा रहे हैं कि x2 x4 को निकाला जा सकता है इन टर्म्स ऑफ x1 x3। तो लेट अस चेक वेदर दिस इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स x1 x3 और नॉट। लेट अस चेक दिस। तो अगर इसमें आयोटा में मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या ये आ रहा है, एक बार चेक करें आप। लेट्स मल्टीप्लाई, तो इसमें आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग तो ये टर्म आपका यहाँ पे दिखेगा। इसमें अगर आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे इसमें नीचे वाले में, तो इसमें आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा और एग्जैक्टली ये इससे मैच कर जाएगा, इज इट। और इसमें आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मैच करेगा, तो परफेक्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल गया, तो दैट इज डन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या पता चला आज के डेट में, ये रिलेशनशिप को आप देखो, आपको पता चला कि x2 x4 इज आयोटा टाइम्स x1 x3। तो इससे दो इन्फॉर्मेशन मिला हम लोग को, एक कि राइट एंगल प्रूव हो गया यहाँ पे, आयोटा के चक्कर में आप ई का पराठा π/2 सोचते हो, तो इसका मतलब ये राइट एंगल तो प्रूव हो ही गया। और व्हाट अबाउट द लेंथ, लेंथ भी निकल जाएगा। अगर हम इसका अगर x2 x4 को देखें, अगर हम लोग x2 x4 वेक्टर की बात है यहाँ पे हो रही है, आयोटा टाइम्स दिख रहा है वो, ठीक है। तो x2 x4 को अगर हम देखें यहाँ पे x2 x4 को, तो x2 x4 के आपको मॉडुलस में बराबर दिख रहा है आपको लेंथ वाइज। आप इस पर मॉड लगा लो, इस पर इसके ऊपर दोनों साइड मॉड लगा लो, आयोटा का मॉडुलस 1 होगा। तो लेंथ वाइज ये वेक्टर का जो लेंथ है वो भी आपस में मैच कर जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों बातें हमारी प्रूव हो गई हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ वेक्टर में लिख दिया आपको, थोड़ा सा ये आपको अटपटा लग सकता है कि आयोटा के साथ हमने वेक्टर लिख दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं ये पूरा एक्सप्रेशन को लिख नहीं पा रहा हूँ। तो आयोटा टाइम्स ये वेक्टर उसके साथ मैच कर गया, तो राइट एंगल भी डिस्कस हो गया और लेंथ वाइज भी वो मैच कर गया। इज इट ओके? नाउ अगेन वी हैव अ सिचुएशन, यहाँ दो ट्राइंगल्स हैं OAB OPQ। तो मैं OAB एक बना लेता हूँ, OAB ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, एंड सिमिलरली वी हैव OPQ। तो OPQ यहाँ बना लेता हूँ मैं, OPQ, ठीक है। दीज आर टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, अपने अपने डायमेंशन के हिसाब से वो सब होंगे लेकिन इक्विलैटरल है आपस में। देन दे आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट डिस्कस हो रहा है OB का, OP का और AQ का, ओके। तो यहाँ पे दिखाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है मुझे, मैं फिगर थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहता हूँ। मैं AQ इधर लेने के चक्कर में एक काम करता हूँ, यहाँ पे मान लो तो Q मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपका OQP ट्रायंगल थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा प्रोसेसिंग कर रहा हूँ ताकि फिगर आपको अच्छा लगे देखने में। तो ये आपका ऑरिजिन रहेगा, A रहेगा, B रहेगा, P रहेगा, Q रहेगा, ठीक है। और ये दोनों अपने आप में इक्विलैटरल हैं और आपको मिड पॉइंट्स किस किस के सर्च करने हैं। एक तो इसका मिड पॉइंट सर्च करना है
और एक इन दोनों का मिड पॉइंट सर्च करना है। दैट मीन्स इस ट्रायंगल की बात चल रही है, छोटा सा ट्रायंगल है, इसमें ये दोनों का इनका नाम कुछ दे देता हूँ मैं, ओ बी एल, ओ पी का मिड पॉइंट एम और ए क्यू का मिड पॉइंट मैं ले लेता हूँ एन। ठीक है, ये पॉइंट जो यहाँ पे ले रहा हूँ ये एन है। ठीक है, या बीच में ए क्यू का मिड पॉइंट है। तो अब लेट्स जनरेट द पोजिशंस। तो मान लीजिए ए है और ये एंगल आपका कितना होता है, इक्विलैटरल में π/3 होता है। तो एक चीज़ और मैं यहाँ यूज़ करूँगा, एक सिंबल यूज़ कर लेता हूँ एप्सिलॉन, जो रिप्रेजेंट करता है ई का पावर आयोटा π/3 को। ये हमारे फैक्टर की तरह काम करेगा, एप्सिलॉन लिखने में थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, इसलिए मैं ये यूज़ कर ले रहा हूँ। और इसमें प्रॉपर्टी आप निकाल लो, एप्सिलॉन स्क्वायर कितना होगा, ई का पावर आयोटा 2π/3, और आप चेक करो इसको वैल्यू वाइज, ये 1 प्लस आयोटा √3/2 होता है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो -1 प्लस आयोटा √3/2 दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे को सिंप्लिफिकेशन में काम आ सकता है। अब देखो, अगर हम लोग ये रोटेशन ऑरिजिन के अबाउट करते हैं फ्रॉम ए टू बी, तो आपको क्या मिला, बी इज इक्वल टू ए ई का पावर आयोटा π/3। ये रोटेशन हो गया अबाउट ऑरिजिन, ओ ए वेक्टर को घुमा करके हमने ओ बी वेक्टर बनाया। तो उसके हेल्प पे हम लोग लिखेंगे बी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन सिंबल मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से क्यू जो होगा वो हो जाएगा पी एप्सिलॉन। ठीक है, अब हम लोग सभी के मिड पॉइंट जनरेट कर लेते हैं। तो एल क्या होगा बताइए, एल में स्मॉल लेटर यूज़ कर रहा हूँ, एल उसके लिए एल कितना हो जाएगा, b/2, b/2 होगा, और b को मैं ए एप्सिलॉन लिखता हूँ, तो एप्सिलॉन/2 हो गया। ओके, व्हाट अबाउट m, m हो जाएगा आपका p/2। ठीक है, इसका मिड पॉइंट हो गया। एंड व्हाट अबाउट n, n विल बी इक्वल टू q प्लस a/2। ओके, तो a है, q की जगह पे मैं p एप्सिलॉन लिख देता हूँ, a प्लस p एप्सिलॉन/2। ठीक है, अगर सपोज करो इक्विलैटरल हमें इसको प्रूव करना है, तो यहाँ पे भी हमें रोटेशन देना पड़ेगा 60 डिग्री का, और लेंथ रेशियो होगा। तो हमें क्या प्रूव करना है वो मैं चेक कर लेता हूँ। मैं हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर है nm है ना, वो आएगा nl के मल्टीप्लीकेशन रोटेशन से। तो वी आर ट्राइंग टू प्रूव nm वेक्टर कौन सा हुआ, m माइनस n इज इक्वल टू nl वेक्टर कौन सा हुआ, l माइनस n, और उसमें रोटेशन कितना होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, ई का पावर आयोटा π/3 विच इज एप्सिलॉन। तो ये अगर मैं प्रूव कर देता हूँ तो जॉब इज डन। ओके, तो m माइनस n यहाँ का वेक्टर था, और ये वेक्टर को हमने घुमा कर लाया, इसमें लेंथ रेशियो भी सब मेंटेन हो जाएगा और रोटेशन भी आ जाएगा π/3। तो उससे वो प्रूव हो जाएगा कि वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जो कि हमारा टारगेट है। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है, दोनों साइड अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है, m माइनस n घटा लें, तो p माइनस a माइनस p एप्सिलॉन/2 हो गया, ये m माइनस n कर लिया। और अब मैं राइट हैंड साइड निकालता हूँ, तो l माइनस n, तो a एप्सिलॉन/2 तो सब में है, माइनस n, n कितना आ रहा है, a प्लस p एप्सिलॉन, तो उसको माइनस में लिखता हूँ मैं, माइनस के लिए माइनस p एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2, और एक बाहर से यहाँ पे एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो दिस विल बिकम बाई 2 a एप्सिलॉन स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये और ये एप्सिलॉन मिल गया, a एप्सिलॉन स्क्वायर, मैं यहाँ से रिप्लेस करता हूँ इसको, ये बन जाएगा एप्सिलॉन माइनस 1 माइनस a माइनस p एप्सिलॉन। नहीं, एप्सिलॉन स्क्वायर तो दो जगह था, तो रुक जाओ, आप इसमें एक काम और जगह करो, दो जगह था, एक यहाँ पे भी था, एक यहाँ पे भी था। यहाँ पे a माइनस p लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मैं a माइनस p लिख देता हूँ, तो a माइनस p टाइम्स एप्सिलॉन माइनस 1 माइनस a वाला एप्सिलॉन p हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे कि ये क्वांटिटी इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो व्हाट डू वी सी हियर, लेट अस मल्टीप्लाई इट। तो ये कितना आ रहा है, आप देखो यहाँ पे
एप्सिलॉन -1 है और एक -1 है, तो ए एप्सिलॉन दिख रहा है यहाँ पे। एक बार हम लोग कैलकुलेशन चेक कर लें। एल जो था वो तो ए एप्सिलॉन था बाई 2 था, और ये ए एल माइनस एन था ना, तो ए माइनस पी एप्सिलॉन ये था, और बाई 2 था इंटू एप्सिलॉन मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, बिकॉज वी वांट अ रोटेशन देयर। तो ये बन गया आपका ए माइनस पी एप्सिलॉन स्क्वायर को मैंने लिखा एप्सिलॉन -1, और उसके बाद माइनस ही यहाँ बचा। तो फाइनली ये क्या बन के आ रहा है, ए माइनस पी एप्सिलॉन, और यहाँ हम लोग को क्या कैलकुलेट करना था लेफ्ट हैंड साइड में, एम माइनस एन। एम तो पी ए बाई 2 था, और एम पी बाई 2 था, और आपका एन जो था ए प्लस पी एप्सिलॉन बाई 2 था। ये तो ठीक चल रहा है, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखते हैं, तो ये कितना आ रहा है, ए माइनस ए एप्सिलॉन तो आ ही रहा है, ए एप्सिलॉन आ रहा है, और इसमें 4 टर्म्स आ रहे हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। माइनस ए, फिर माइनस पी एप्सिलॉन, और प्लस पी, और माइनस ए अपॉन 2 आ रहा है। तो ये इससे मैच नहीं कर रहा है। लेट मी चेक। वी हैव गॉट दीज 2 टर्म्स, ये 2 टर्म्स तो हमारे पास हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये भी है हमारे पास। तो कहीं एक जगह एप्सिलॉन का इशू आ रहा है, वो एप्सिलॉन हम लोग को नहीं चाहिए, ए एप्सिलॉन एक्स्ट्रा कहीं से आ रहा है। अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होएगा तो आपका ए माइनस पी एप्सिलॉन के चक्कर में मैंने ये ए के साथ भी एप्सिलॉन मल्टीप्लाई नहीं करा, तो ये एप्सिलॉन यहाँ रहेगा, तो इट इज़ ओके नाउ। तो यहाँ पे एक एप्सिलॉन रहेगा, और ये एप्सिलॉन कट जाएगा, और नाउ यू कैन सी कि दिस इज नाउ मैचिंग विथ द लेफ्ट हैंड साइड, नाउ इट इज मैचिंग विथ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो आपका वहाँ पे देख लो आप एक बार, ए एप्सिलॉन यहाँ प्रोडक्ट में छूट गया था, तो एप्सिलॉन कट गया, तो आपको ये चीज़ और ये चीज़ अब नाउ मैचिंग दिख रहा है। इज इट ओके? सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड हियर कि आपका यहाँ पे इस वेक्टर को घुमाने से एनपी वेक्टर को एनएल वेक्टर को घुमाने से एनएम वेक्टर बन गया है, और रोटेशन लिया है उसने π/3 का एंगल में, और लेंथ भी मेंटेन हो गया है, बिकॉज हमने कोई फैक्टर यहाँ तो दिया नहीं है, सिर्फ हमें ये रोटेशन वाला एंगल यूज़ किया है e⁻⁰ π/3 यहाँ पे, यहाँ पे। तो लेंथ विल ऑब्वियसली मैच, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल इक्विलैटरल है। जैसा आपने देखा यहाँ पे कि वी हैव गॉट लॉट ऑफ एग्जांपल्स हियर ऑन रोटेशन। आई होप यू कैन नाउ डू दिस रोटेशन वेरी नाइसली। थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लें आप। थैंक यू।